कॉर्नरी इंटरवेंशंस जो हम कहते हैं, बिना चीर फाड़ के नाड़ियों को खोलना, स्टेंट डालना, इसकी असली मायनों में जो शुरुआत हुई थी वो अगस्त 1994 में हुई थी। उससे पहले स्टेंट्स यूज़ नहीं किए जाते थे रूटीनली, और एंजियोप्लास्टी के दौरान सडन कोलैप्स का रिस्क पेशेंट का जो है लगभग 10% होता था, इसलिए बाईपास सर्जरी को ही प्रेफर किया जाता था। 1994 में, उस समय मैं पीजीआई के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का मैं कार्यरत था। उस समय 2 क्लिनिकल ट्रायल आए थे जिसमें कि ये प्रूव हुआ था कि कॉर्नरी स्टेंट्स जो है वो सेफ हैं और वो बाय चॉइस जो है लगने चाहिए। और उसके बाद पिछले 31 साल में बहुत सारी एडवांसमेंट्स हुई हैं इंटरवेंशंस के फील्ड में। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी ऐसी मेडिकल साइंस जिसमें कि 31 साल में इतनी प्रोग्रेस हुई हो, इसके आसपास भी कोई और मेडिकल ब्रांच नहीं आती जितनी कि कॉर्नरी इंटरवेंशंस में जो है वो डेवलपमेंट्स और एडवांसमेंट्स हुई हैं। और शायद उसका सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी था कि नो डाउट बाईपास सर्जरी का अपना रोल है, बट जहाँ पे बाईपास के बिना काम चल सके वहाँ पे उससे रिलेटेड हार्ट का जो है इलाज किया जाए। और सारी वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिक पावर्स ने इसमें इन्वेस्ट करके बड़ी तेज़ी से इसमें जो है वो एडवांसमेंट्स हुई हैं, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट्स। वो चीज़ें जिनसे हम उस समय डरते थे, जैसे हार्ट की नाड़ी में क्लॉट, उसकी प्रेजेंस में नहीं किया जाता था स्टेंट, कि क्लॉट जो है आगे जाके नुकसान करेगा। उसके लिए आज हमारे पास ओवर पीरियड ऑफ टाइम कई सारी गैजेट्स हैं, जैसे थ्रोम्बोसक्शन है, उससे सक्शन कैथेटर से निकालते हैं हम उसको, या क्रश करते हैं, या आर्टरी के अंदर क्लॉट डिसॉल्व करने वाली मेडिसिन डालते हैं, जो कि ओवर लास्ट 30 ईयर्स धीरे धीरे इवॉल्व करी हैं। या कैल्शियम वाली जो नाड़ी होती थी उसको खोलने के लिए हम रोटाब्लेशन का इस्तेमाल करते हैं, या फॉर दैट रीज़न इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी। और इन दोनों में फोर्टिस हॉस्पिटल अपर नॉर्थ का जो है सेंटर ऑफ एक्सलेंस है। रोटाब्लेशन में भी बॉस्टन साइंटिफिक ने डिक्लेयर किया हुआ है, और आईवीएल में भी ऑल ओवर इंडिया हमारा एक्सपीरियंस जो है 3rd बेस्ट है। आज भी जो थी, हमें सबसे बड़ी दिक्कत आती थी ऑल एडवांसमेंट्स के बावजूद, कि कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस है जिसमें कि नॉर्मल या रूटीन एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग जो है वो करने में दिक्कत आती थी। जैसे हार्ट अटैक के वो मरीज जिनमें काफ़ी सारा ब्लड क्लॉट या जमा हुआ खून नाड़ी के अंदर बन जाता था, उसको हैंडल करने में कॉम्प्लिकेशन रेट्स जो है नॉर्मल एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। सेकेंडली, बेस्ट तरीके से भी स्टेंट लगाओ तब भी 5 से 7% स्टेंट्स में, खास करके शुगर वाले मरीजों में, अंदर स्कार बन के स्टेंट जो है वो बंद हो जाता है। मेडिकल साइंस में कोई भी चीज़ 100% नहीं है, पर जिस चीज़ का भी रिजल्ट 90% से ऊपर माना जाए उसको आइडियल ट्रीटमेंट कहते हैं। इसलिए डिस्पाइट ये फैलेसी कि स्टेंट्स में भी 5% स्टेंट्स जो है वो फेल हो जाते हैं, तो ये एक लिमिटेशन थी इसकी। सिमिलरली, बाईपास के बाद जो हम ग्राफ्ट्स लगाते हैं, उन ग्राफ्ट्स में भी धीरे धीरे वो ग्राफ्ट्स जो है वो डीजनरेट होते हैं, डैमेज होते हैं, बंद होते हैं वो ग्राफ्ट्स। और ये माना गया है कि 5 साल के बाद वो तेज़ी से बंद होते हैं। इसीलिए एवरेज लाइफ बाईपास की जो है उसको भी लगभग 10 साल माना जाता है। तो ये जो ग्राफ्ट्स बंद होते थे, इनको भी दोबारा सेकेंड बाईपास करना बहुत हाई रिस्क होता था। और उसको स्टेंट से जब हम ठीक करते थे तो स्टेंट्स के भी रिजल्ट्स जो भगवान की दी हुई नेटिव आर्टरीज है उनके कंपैरेटिवली काफ़ी पुअर रिजल्ट्स इसके होते थे। खास करके जो हार्ट का बाईपास ग्राफ्ट डीजनरेट हो गया है, उसमें काफ़ी सारा डीजनरेटेड मटेरियल, चीज़ की जैसा मटेरियल, जैसा
लिक्विड चीज होता है वैसे अंदर इकट्ठा होता है, जैसे आप स्टेंट लगाते हो वो आगे जाके छोटी छोटी नाड़ियों में जाके उसको बंद कर देता था। सिमिलरली स्पेशल सिचुएशन, जैसे कई लोगों की आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स आम कहते हैं कि इसमें ना बाईपास हो सकता है ना स्टेंट लग सकता है, जिनकी नाड़ियां शुगर के कारण सारी की सारी नाड़ियों में जो है फैट डिपॉजिट हैं, कोई ऐसी हेल्दी जगह है ही नहीं जहाँ पे कि ग्राफ्ट रखा जाए या स्टेंट रखा जाए। इन लोगों के लिए कोई भी आंसर जो है वो मेडिकल प्रोफेशन के पास नहीं होता था। इन सारे सब चीज़ों को की कमियों को या ड्रॉबैक्स को हैंडल करने के लिए धीरे धीरे रिसर्च ने ये इस्टेब्लिश किया है कि इसके लिए जो है लेज़र एंजियोप्लास्टी, ये नई तकनीक है जो कि बहुत ही कम हॉस्पिटल्स में इस समय वर्ल्ड में अवेलेबल है। ये सारी वो कंडीशंस जिसमें कि नॉर्मल एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट्स पुअर होते थे या लॉन्ग टर्म नहीं हो पाते थे, या बाईपास फेल हो गया, उसको अब आगे क्या करें, इन लोगों की मुश्किलों को, दिक्कत को जो है वो करने के लिए, सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च इतने सालों से चल रही थी उसका नतीजा अब आया है कि इसके लिए लेज़र के थ्रू एंजियोप्लास्टी, जो कि नई तकनीक है और इस रीजन में फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में ये इंट्रोड्यूस की गई है। इतना रेयर है कि इवन फोर्टिस ग्रुप में भी एस्कॉर्ट्स दिल्ली और मोहाली, ये दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है हार्ट कार्डियक साइंसिस के लिए, हार्ट की साइंसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, सिर्फ इन दो हॉस्पिटल्स में ही कॉरपोरेट ने ये फैसिलिटी जो है ये प्रोवाइड की है। तो ये लगभग 3.5-4 महीने का हमारा जो एक्सपीरियंस है फर्स्ट 100 डेज का, उसके रिजल्ट से इम्प्रेस होने के बाद ही हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का डिसीजन लिया है। थोड़ा बैकग्राउंड में आपको टेक्निकली समझा दूं कि क्या कैसे ये डिफरेंट है नॉर्मल एंजियोप्लास्टी से। नॉर्मल एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं कि जो हार्ट की नाड़ियां ब्लॉक हुई हैं फैट डिपॉजिट से, कैल्शियम डिपॉजिट से, उस पर एक हाई प्रेशर बैलून हम इन्फ्लेट करते हैं। और हाई प्रेशर का क्या मतलब है कि 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे उसको इन्फ्लेट करते हैं, और ये बहुत हाई प्रेशर होता है, ये इतना ही प्रेशर होता है जितना कि एयरलाइन के टायर में प्रेशर होता है। उतने प्रेशर पे उसको इन्फ्लेट करके जो अंदर मटेरियल डिपॉजिटेड होता है उसको हम क्रैक करते हैं, क्रश करते हैं, उसको हम छोटे पीसेस में तब्दील करते हैं। उसके बाद जो है हम उसको स्टेंट से डिप्लॉय कर देते हैं उसके अंदर। ये रूटीन एंजियोप्लास्टी है। अब उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, पहला डिफरेंस तो ये होता है कि जब इतना हाई प्रेशर से उसको हम करते हैं तो वॉयलेंट प्लाक या ब्लॉक की डिसरप्शन बड़ी हाई प्रेशर्स पे होती है, और इस डैमेज के कारण ब्लड के कुछ सेल्स एक्टिवेट होते हैं जो कि क्लॉट बना सकते हैं। और आपने आम सुना होगा कि बहुत बार 1 से 2% केसेस में सक्सेसफुल स्टेंट के बाद भी क्लॉट बन के वो नाड़ी में सेकेंड अटैक होता है। दूसरा इसका जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि जो इनर लाइनिंग है, जो सॉफ्ट लाइनिंग है हार्ट की नाड़ी की, वो इतने हाई प्रेशर पे उसमें टीयर्स जो होते हैं उसके कारण कई बार सडनली कोलैप्स कर जाती है। हम एक लेजर बीम देते हैं, हाई एनर्जी बीम देते हैं आर्टरी के अंदर जहाँ पे उसमें ब्लॉक है। वो 2 चेंजेस करता है। जो सेल्स उस ब्लॉक को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मटेरियल जो है फैट है या लाइट कैल्शियम है या उसमें स्कार है आर्टरी के अंदर बना हुआ, उसमें जब हम लेज़र बीम देते हैं तो उसके मॉलिक्यूलर सेल्स को तोड़ देता है। 2 प्रोसेसेस करता, फोटोकेमिकल और थर्मोमैकेनिकल प्रोसेसेस है, जिससे कि सेल्स के बॉन्ड जो है उसको तोड़ के सेल लेवल पे उनको सेपरेट आउट करता है, ना कि मटेरियल बड़े बड़े पीसीज उसके अलग अलग होते हैं। और इनको इवेपोरेट करके वो वेपर्स बना देता है, पानी, वो आगे ब्लड के साथ मिक्स होके चला जाता है। पानी का आर्टरी के अंदर हम इंजेक्ट कर दें उसका कोई नुकसान नहीं होता। तो इसको कहते हैं एनिहिलेट्स। एनिहिलेट्स मीन्स कि लेज़र जो ब्लॉक है
उसको गायब कर देता है। जैसे कि एनिहिलेट वर्ड यूज किया गया था जब हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम चला था, कि एटम बम चीज को ही गायब कर देता, पता ही नहीं चलता, नथिंग लिविंग बिहाइंड नथिंग। तो जो ब्लॉक पार्ट होता है उसको ये लेजर इस तरीके से डैमेज करता है कि वो सारा का सारा वेपर्स में और पानी में तब्दील हो जाता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे सेट की हो जाती है कि ह्यूमन के अपने सेल्स को या नेचर के वेसल्स जो हैं उनको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता।